बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने मुझे जिस मौजू के साथ इस कुर्सी पे आज बिठाया है वो बहुत ही अहम है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना किसी न किसी नए मौजू पे हम बात करें जिससे कुछ हमें टेलीविज़न के इस पार और आप दोस्तों को टेलीविज़न के उस पार कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। हमारे बहुत सारे मौज़ूआत जो है वो हमारे मसाइल से मुतल्लिक़ होते हैं, मुआशरे से जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे हमारे मौज़ूआत वो आगाही और मालूमात से मुतल्लिक़ होते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है इसमें भी बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हम अपनी ज़िंदगी में शायद एक्सपेक्ट करते हैं और या हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बीमा पॉलिसी के हवाले से बात करने वाले हैं, इंश्योरेंस के हवाले से बात करने वाले हैं। दुनिया भर में लोग बड़े एतमाद के साथ अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने कारोबार की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी जो उनके बिजनेस हो, कार है, बच्चों की तालीम हो या कुछ भी हो, हर लिहाज से वो इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंश्योरेंस को वो मकबूलियत हासिल नहीं है, उतना एतमाद हासिल नहीं है जो कि दुनिया भर में। अच्छा, ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जितने गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ पे इंश्योरेंस की शरह ज़्यादा, जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ भी पाकिस्तान की निस्बत इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लेने की जो शरह है वो लोगों की, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ ऐसी वो कौन सी बात है, ऐसी वो कौन सी छुपी हुई बात है जो लोगों को ज़्यादा समझ आती है, या ऐसी वो कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हम बीमा पॉलिसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जबकि बीमा पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए तो यही एक वजाहत की जाती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे साथ हैं जनाब असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर जनाब शाहजहां खिलजी साहब, जिनका ताल्लुक है EFU लाइफ इंश्योरेंस से। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम, थैंक यू फ़हीम अब्बास साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। यू आर वेलकम सर। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मैंने सुना जिन लोगों की इंश्योरेंस हुई होती है वो ज़्यादा खुश होते हैं। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली देखा जाए तो लोग इतना भरोसा नहीं करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर, और वाकई वो अदाद-ओ-शुमार देखे जाए तो सब सारी बात वाज़े भी है कि जितने परसेंट लोगों ने यहाँ इंश्योरेंस करवाई हुई है ये दूसरे ममालिक की निस्बत कुछ भी नहीं है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जो आपने स्टार्ट में जो बातें की वो बिल्कुल रिलेटेड है हमारे बिज़नेस से और जो सिचुएशन हमारे मुल्क में उससे रिलेटेड है। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि इस टाइम EFU लाइफ लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट 350 ब्रांचेज हमारी सारे ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रही है। 130 सिटीज़ में हम हैं और हमारी बहुत हाईली ट्रेंड सेल्स फोर्स मैनेजर्स ऑलमोस्ट 10,000 है जो इस टाइम पाकिस्तान में इस खिदमत पे मामूर है। That's nice. और हमारे फाउंडर चेयरमैन रोशन अली बिमजी साहब ने प्लेज, फर्स्ट जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें प्लेज दिया था कि EFU लाइफ सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए नहीं बनेगी बल्कि ये सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी इनका मकसद होगा और इसके मुताबिक ये काम करेगी। और उसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए हमारी जितनी प्रोडक्ट्स है वो नीड बेस है, लोगों की जो आपने कहा आसानियाँ प्रोवाइड करनी है, नीड बेस है और उनका सोल्यूशन भी ईजीएस्ट है कि लोगों को वो नीड वो मसाइल हल करने में आसानी भी हो। अब तक ऑलमोस्ट 4 मिलियन लाइव्स हम इंश्योर्ड कर चुके हैं। वेरी नाइस। पाकिस्तान में ठीक है। और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट जो हम माइक्रो और नैनो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं उसके मद में भी तकरीबन 1 मिलियन लाइव्स हम इंश्योर्ड कर चुके हैं। ये बात सही है कि स्टिल आगाही की बहुत कमी है
मतलब टोटल मिला के 5 मिलियन लोग जी हैं जी जो जो EFU लाइफ जिनको लाइफ जो EFU लाइफ जी, और जो- बाकी जो मुख्तलिफ safety net इदारे में भी आ हैं चुके। और भी इंश्योरेंस जी कंपनीज हैं। तो इंडस्ट्री में ह्यूज इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस की। मगर फिर भी जितने ज्यादा लोग हैं, जितनी आबादी है, उस हिसाब से इट्स नथिंग। बिल्कुल जी, आप एक इसकी वक्फा है, जी जरूर। वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो जरा मैं जानना चाहूंगा कि दोस्त भी जानना चाहेंगे कि क्यों हमारे यहाँ जो है भरोसा नहीं किया जाता लाइफ सही। इंश्योरेंस के हवाले से। हमारी जिंदगी बचाने की बात हो रही है सही। और हमें उसकी फिक्र क्यों नहीं है। एक वक्फा के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हम इंश्योरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, जो भी ऐसी मालूमात हैं जो हमारे पास होनी चाहिए कि आखिर ये बीमा पॉलिसी होती क्या है, इससे फ़ायदा किसको होता है और ये पूरी दुनिया में इतनी मकबूल क्यों है और पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा इस पर भरोसा उस तरह भरोसा क्यों नहीं करते हैं। खैर, अब लोगों की एक बड़ी तादाद इसको मतलब इंश्योरेंस करवाने के लिए जो है वो कायल होती हुई नज़र आ रही है, मगर उतनी बड़ी तादाद में लोग आज भी पाकिस्तान में इंश्योरेंस नहीं करवाते। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं जनाब शाहजहान खिलजी साहब से, जो कि असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर हैं और EFU लाइफ इंश्योरेंस से आपका ताल्लुक है। सर, मैं चाहूँगा कि हम वापस वहीं से अपने सवाल को जी सर, आप मैं अगेन कहूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत सिंपल अल्फाज में लोगों को अपना मैसेज दे सकूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, एक तो आगाही की कमी है। इसके लिए EFU लाइफ हमारी मार्केटिंग कैंपेन बहुत रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है कि लोगों को आगाही हो। इवन रूरल एरिया में भी हमारे डिफरेंट एक्टिविटी हम करते हैं कि लोगों तक हमारा मैसेज जाए। अभी जो हमारा हाल ही में 360 डिग्री पे कैंपेन चल रहा है, जिसमें लाइफ का असली बैकअप EFU लाइफ ज़रूरी है, और एजुकेशन का असली बैकअप EFU लाइफ ज़रूरी है, रिटायरमेंट का असली बैकअप। ये लफ्ज़ जो यूटिलाइज किया, चूंकि हम अपने रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ों का बैकअप रखते हैं, तो इसको यूटिलाइज करना। और फिर हम थोड़ी सी फिलॉसफी लाइफ की आती है कि देखिए, मैं और आप इनकम अर्न करते हैं और मेरे आपके पीछे डिपेंडेंट है। हमारे बच्चे 20 से 24 साल हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आप उसकी एजुकेशन को, उसकी यूटिलिटी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, रेंट को, ये बेसिक चीज़ें आप रन कर रहे होते हैं। और मैं इसको कहता हूँ कि हम प्लान A है अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर हम नहीं रहते तो प्लान B क्या है? वो कहाँ जाएंगे? इस सवाल का जवाब मैंने कहीं से भी ऐसा नहीं सुना। अल्लाह पाक ने रीज़न रखे, लॉजिक रखी है, कॉमन सेंस है इंसानों के पास कि एक परिंदा भी अपने बच्चे के उड़ने तक, उड़ाना चुकने तक उसका केयर करती है, जिसके पास अकल बिल्कुल नहीं है। और हम अशरफुल मखलूक़ात है। हम इस सवाल का जवाब नहीं रखते कि कितने लोग हैं इस कोविड में, जो अभी लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, कितने लोग इस कोविड में जिनकी मौत वाक़ई हो गई, वो नहीं रहे। और उनकी फैमिली को कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हमारी कंट्री इतनी डेवलप है कि वो इनको स्टेट देखती हो? नहीं। सोसाइटी नहीं। तो उन फैमिली, उनके ख्वाब कहाँ जाएंगे? बात आपकी सही है। एक मेरे ख्वाब है, एक मेरी फैमिली के ख्वाब है। तो इंश्योरेंस आपको हेल्प आउट करती है एक बैकअप देने के लिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्लान B हो। उनको इतनी एटलीस्ट, कभी भी इंश्योरेंस रिच होने के लिए नहीं है, लग्जरी के लिए नहीं है, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है। बिल पे करेगी, एजुकेशन फीस पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगी, यूटिलिटी बिल पे करेगी। वो फंड कहाँ से आएंगे? तो इंश्योरेंस वो बैकअप आपको प्रोवाइड करती है। वो वर्स्ट सिनेरियो केस में आपको नंबर 1 एक सेट। दूसरा, लिविंग टू लॉन्ग। देखिए, मुझे बूढ़ा होना है, सबने होना है, सबको होना है, रिटायर्ड होना है, ठीक है, फंड चाहिए, तो वो कहाँ से जनरेट होगा? तो एक्चुअली हम इंश्योरेंस हमारा एक सब्जेक्ट, एक मेजर सब्जेक्ट है। हम जो डील करते हैं वो करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज में। यानी दो चीज़ें, सेविंग
शॉर्ट टर्म के लिए आपको किसी इमरजेंसी में आपको फंड प्रोवाइड करे, और लॉन्ग टर्म में आपकी वो सेविंग जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। एजुकेशन लॉन्ग टर्म सेविंग रिक्वायर्ड है, रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म सेविंग रिक्वायर्ड है, और उसमें आपको बड़े बड़े फंड रिक्वायर्ड है। तो दूसरी चीज़ कंपनी आपको ये फैसिलिटी देती है कि आपकी सेविंग को यूटिलाइज करे, बेहतर तौर पे यूटिलाइज करे, और आपको बेहतर फंड प्रोवाइड करे। जब आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड रिक्वायर्ड होंगे, जब आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचेंगे, तो वो फंड कहाँ से आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और इस टाइम हमारे ओल्ड एज एरिया भी सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात उनके जो रिटायर्ड हो चुके हैं। सही है। आप जाएंगे नेशनल बैंक में, उनके लाइन लगे हुए होंगे और 10,000 पेंशन के लिए लाइन में खड़े होंगे, जिन्होंने 40-40 साल काम किए, 25-25 साल काम किए। तो उनके लिए वो फंड, ये मैं अगेन कहता हूँ कि कॉमन सेंस है कि आपकी कास्ट ऑफ लिविंग है, एक फ्यूचर कास्ट है। तो जो आज आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें फ्यूचर कास्ट भी इसी में आपने फुलफिल करनी है। अच्छा, आपकी जो रिसर्च है और जो आपने बयान किया है, उससे यही बात जो है वाज़ेह होती है कि हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी बगैर किसी प्लानिंग के बगैर, एग्जैक्टली, ठीक है, हमें बिल्कुल, अच्छा ये बात बड़ी हकीकत है, हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि हमने क्या करना है। हमारा 30 साल तक का जो नौजवान है वो उसने अपनी ज़िंदगी प्लान नहीं की हुई है। आधी ज़िंदगी औसतन वो आधी ज़िंदगी गुजार चुका है, और उसकी ज़िंदगी प्लान नहीं है। वो पढ़ भी रहा है इसलिए कि नौकरी मिलेगी, नौकरी भी इसलिए करना चाह रहा है कि उसकी शादी हो जाएगी। उन्होंने आगे का प्लान नहीं किया कि उसने क्या करना। मकसद आया नहीं। सर देखें, जो असल सवाल है वो यही था कि आखिर पाकिस्तान में अभी तक लोग इसकी अहमियत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और निस्बतन हमारे यहाँ लोग कम इसके ऊपर भरोसा क्यों करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अब ये जो पेंडेमिक का दौर 2 साल से और अभी तक स्टिल है, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम इससे रिलेटेड जो क्लेम आए 100 करोड़ हम पे कर चुके 2 सालों में। अच्छा, जो पेंडेमिक से रिलेटेड क्लेम आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उस वक्त लोगों को इवन जो मैंने कहा कि इंश्योरेंस से हट के जो आपकी सेविंग है, जो आप एक कैश फ्लो बनाते, कैपिटल जनरेट करते हैं, लोगों को अचानक उनके बिजनेस बंद हुए, अचानक वो बेरोजगार हुए, उनको पैसों की जरूरत थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई ऐसे कैश फ्लो ही नहीं था, तो रियलाइज कर चुके हैं कि हमें कोई इमरजेंसी के लिए सेविंग होनी चाहिए ऐसी किसी भी कंडीशन में आप। तो अब मैं समझता हूँ कि ये मैसेज ओवरऑल तो पूरी हमारी इंडस्ट्री को इस पे बहुत सारा काम करना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब ये बेहतर पोजीशन हो गई है। लोग अब रियलाइज कर रहे हैं क्या है लोगों के पास ना करने की। बहुत सारे मिसाल, गुर्बत है, गुर्बत एक है, एक तो गुर्बत है, एजुकेशन की कमी है, ये भी मैं ये बात भी सही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको स्टिल कंफर्ट जोन में एग्री करके कंफर्ट जोन में होते हैं कि कर लेंगे, इसको कर लेंगे। और जबकि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, इसको जितने पहले आप करेंगे उतना ही फायदा है। अच्छा। और लेट जो 5 मिनट का हो तो वो खतरनाक है, वो फिर आपकी सारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। देखिए, हम कार इंश्योरेंस में, मैं कहता हूँ हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हम इस तरह की सोसाइटी हमारी बनी है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो दोस्त की कॉल आती है कि गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योर्ड थी कि नहीं थी। हाँ, सही है। और अगर एक्सीडेंट हो जो पहला सवाल ऐसे ही है। और लाइफ एक आदमी की एक होती है इमोशनल, उसकी वैल्यू फैमिली में, एक उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। हाँ। जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो उसकी इंश्योरेंस पे कभी भी हम नहीं पूछते कि यार ये बंदा क्या इंश्योर्ड था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी एजुकेशन, इसके लिए हम पूरा वर्क कर रहे हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को बहुत सारा काम करना है, और हम अब ग्रो कर रहे हैं। हमारे जितने एरियाज पे हम काम कर रहे हैं वहाँ हम ग्रो कर रहे हैं, यानी बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी रेशो इससे बेहतर होगी। ठीक है। अच्छा, एक और भी हमारे यहाँ लोगों में, मतलब अगर इसकी तरफ अगर झुकाव नहीं है इंश्योरेंस की तरफ, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है लोगों को ये भी लगता है कि जो इंश्योरेंस के जितने भी मामलात हैं ये दीन इस्लाम के जो असूल हैं उनसे कहीं ना कहीं मुतसादिम है। तो क्या ऐसी भी बात है? मैं फिर एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ कि जब लोग कमाने वाले नहीं रहते और उनको कोई हेल्प करे तो उसको हम चैरिटी कहते हैं। हाँ, और अगर वो खुद अपने बच्चों की हेल्प अपने खुद कुछ प्लान करे उसके लिए तो वो ठीक नहीं। तो कॉमन सेंस इसको नहीं, लोगों की नॉलेज में कमी है। लेकिन उसके बावजूद ये फ्यू हिमायत तकाफुल ले आ चुकी है,
जो शरई बोर्ड उसकी है जो उनके तकाज़ों को पूरा करती है, जो ये सोचते हैं कि ये शायद इस्लामिक ठीक ना हो, तो उसके लिए हिमायत तकाफुल भी मौजूद है। अच्छा, यानी कि किसी के जहन में ये आता है कि शायद अगर ये शरई तौर पे ठीक नहीं है तो वो शरई एतबार से उसूलों के मुताबिक जी बिल्कुल उसके मुताबिक अलग प्लान्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल सही है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मैं मजीद जानूंगा कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को सिक्योर कर सकते हैं और वाकई अपनी लाइफ का और ये बैकअप जो है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग को, बैकअप कितना इजी है, क्योंकि यहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे हम नहीं चाहते कि इजाफी किस्तें जो है ना वो जिंदगी में हम शामिल कर लें। ऑलरेडी मुश्किल से गुजारे हो रहे होते हैं, कभी किसी चीज की महंगाई की खबर आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम इंश्योरेंस के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जिनका ताल्लुक है EFU लाइफ इंश्योरेंस से। हमारे साथ हैं असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर जनाब शाहजहान खिलजी साहब। सर, वक्फे से पहले आपसे हम ये पूछ रहे थे कि ये जो बैकअप प्लान्स हैं जिंदगी के हर सेक्टर के, ठीक है, उन मतलब वो क्या हैं और वो लाइफ के किस किस सेक्टर में हमारी आप लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में और इजी करने में जो है वो हेल्पफुल है, प्लीज। जी सर, सबसे पहले मौका है तो मैं डिस्कस करूं। पहले हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो हमारी अर्निंग है, मैंने जहाँ पे भी पढ़ा देखा कि 70% आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे जाए, 30% आपकी सेविंग होनी चाहिए। ट्रू। बाहर लोग गोरे 10% तो चैरिटी करते हैं और हमारे प्लान 10% आपके अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने फ्यूचर के लिए मांग रही है कि आप 10% आप फ्यूचर के लिए आप रखें, तो किसी को नहीं देने हैं, आपके ऊपर ही खर्च फ्यूचर के होने लिए। और दूसरी बात ये कि हमारी सेलिंग हमेशा सेविंग की होती है, हम खर्च कराने की सेलिंग नहीं कर रहे होते। ओके, हम आपकी सेविंग कर रहे हैं। ये बात ज़हननशीं होनी चाहिए कि बचत के लिए आप पैसे दे रहे हो, खर्च होने के लिए नहीं दे रहे हो। ठीक है। जबकि इसके बाद जितनी मार्केट्स है वो खर्च करने के लिए आपसे ले रही। और जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जब मैं पास्ट पूछता हूँ कि आपने इतना अरसा काम किया, क्या सेविंग है, कितनी अमाउंट का चेक आप लिख सकते हैं, आप यकीन जाने बहुत मायूसी में जवाब आया कि या तो बहुत ही कम पैसे या बिल्कुल नहीं है। हाँ, आए पता नहीं चला, क्योंकि कोई प्लान नहीं है। हम 20-20 साल 15-15 साल काम कर चुके। अगर 15-20 साल के बाद आपको कोई 5 मिलियन दे, कोई 10 मिलियन दे और आपका ये कहाँ से, वो कहे जी आपके सैलरी से हमने कोई 10% डिडक्ट करते रहे, आपको बताया नहीं और आज हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन होंगे तो इसके बेनिफिट आपको जाएंगे। आज आप सेव करेंगे तो कल आप बेहतर खर्च कर सकेंगे। ठीक है। तो ये जो लाइफ का असली बैकअप, एजुकेशन में आपको पैसे चाहिए फंड, तो उसके लिए बजाय 4 साल में आप हायर एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करें, जो कि बहुत सारे पैसे चाहिए और हर साल ये इंक्रीज हो रही है एजुकेशन की कास्ट। अच्छा, तो वैसे जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फीसें पूरी नहीं हो रही, तो वो इजाफी मतलब इंश्योरेंस के नाम पे कैसे? देखिए, अगर आप आज 10% नहीं सेव कर सकते तो फिर फ्यूचर के एजुकेशन के फंड कहाँ से आएंगे? अच्छा, ये सही है। तो ये 10% आप तो पे कर सकते, प्राइस पे कर सकते, आप इसको मैनेज कर सकते, बजाय इसके कि आप 100% पे करें, तो वो वहाँ पे अकाउंट कम पड़ जाएंगे। ये क्या प्लान है? तो ये हमारी एजुकेशन प्लान है। हमारे एजुकेशन प्लान में जैसे फर्ज करें, माफी चाहता हूँ, जी बात कर रहा हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है, उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक अगर मुझे आप कन्विंस करते हैं तो वो क्या हो सकता है? जी, मैं ये कहूँगा कि आपके बच्चे इस टाइम किस क्लास में हैं, ठीक है, और उनकी हायर एजुकेशन कब मुतवक्का है, कितना अरसा उसके बीच में, ये जो बीच का टाइम है ये टर्म हम रखेंगे। सपोज 8 साल और 4 साल की एजुकेशन है, यानी हर साल उसको एटलीस्ट चाहिए, फंड चाहिए, तो हम 12 साल रखते हैं और 8 साल से आप एक फंड लेंगे। कितने पैसे चाहिए होंगे वो फंड आप डिसाइड करेंगे कि वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कितना आपको फंड एजुकेशन के लिए, और हम जो आप जी उस वक्त कितने चाहिए होंगे वो क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी सेविंग आएगी कि आप उसके लिए कितना एनुअल सेव करेंगे उस फंड को जनरेट करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस का वहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है कि खुदा न खास्ता इस दौरान अगर पेरेंट्स नहीं रहते तो उसकी जो वो एजुकेशन जिसके लिए वो फंड, वो कंटिन्यूएशन बेनिफिट
वो चलेगा, वो जो अमाउंट आप सेव कर रहे थे वो कंपनी सेव करती रहेगी उसके लिए, यानी उसके बावजूद उसके हायर एजुकेशन का फंड उसको मिलेगा अगर वो दरमियान में इंस्टॉलमेंट देने वाला नहीं रहा। सही। तो जो हमने प्लान किया आज जो प्लान करूंगा उस प्लान वो के इंश्योर्ड ऊपर होगा रहूंगा मैं, जी, वो अगर मैं इंश्योर्ड रहूं होगा या ना रहूं, वो इंश्योर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, और इससे ज्यादा फिक्र जो होती है हमारे दोस्तों को, वो सोसाइटी में लोगों को, वो ये होती है कि उनकी बेटियों की, उनके बच्चों की शादियां हो जाए, है ना, तो उसके लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। हम देखते हैं टेलीफोन पे हमारा राब्ता भी रहता है हमारे नाजरीन के साथ, कुछ एक दो मिस नोयत के शोज़ वगैरह भी करते हैं, तो जितने ज़्यादा मसाइल लोग लेके आते हैं वो यही होता है कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, या रिश्ते आते हैं तो हमारे पास शादी उस तरह जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे ख्वाब हैं उनके मुताबिक नहीं हो रही। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या प्लान? एग्जैक्टली फ़हीम साहब, ये सारे लॉन्ग टर्म है और ये थ्रू रेगुलर सेविंग के आप ये फंड हिट कर सकते हैं, और यही हमारी सर्विसेज है, यही हमारा मैसेज है कि आप वक्त से पहले आप अपनी सेविंग स्टार्ट करेंगे तो तब जाके एक कैपिटल जनरेट होगा जिसको आप मुख्तलिफ मकासद में खर्च कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वेडिंग है, इवन चाहे आपकी रिटायरमेंट एज है। ये उससे भी एक ख़तरनाक सिनेरियो, जो लोग रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट एज, क्योंकि अभी सरकारी नौकरियों का रिवाज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, प्राइवेट नौकरी को लोग तरजीह देते हैं, तो उसमें वाकई रिटायरमेंट जब होती है तो उसमें कुछ तो रिटायरमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट, जहाँ पे आपको यानी अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, रिटायरमेंट का मतलब ये कि अब आप उस तरह की एनर्जी नहीं है कि आप काम कर सके, तो क्या आपके पास इतना पैसा है जो आपके लिए काम करे, तो वहाँ पे भी फंड रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम लोग इस तरफ लोगों को अब इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि लोगों को इस अवेयरनेस आज पता चल जाए, वरना आज लोग रिटायरमेंट की एज में पहुंच चुके हैं और उनके पास फंड नहीं है, तो वो वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, और हेल्थ भी उनकी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, और फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं। सही है। और उस दौर से पहले अगर अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस आ जाते हैं या कोई मुश्किल पेश आ जाती है कि वो उस जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या बेनिफिट होता है? जो आपके फंड जनरेट हो चुके होते हैं वो फंड आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो फंड आपकी जनरेट हो चुके, अच्छा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसमें हम इवन 1 साल ग्रेस पीरियड है। अगर किसी साल आप पे ना कर सके तो 1 साल उसमें ग्रेस पीरियड है, और अगर आप 2 साल 3 साल पे ना कर सके तो स्पेशल रीइंस्टेटमेंट स्कीम है, आप दोबारा रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर कंपनी ने ऐसे तरीक़ाकार रखे हुए कि आप अपने प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको कैश रिक्वायर्ड है तो आप कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये बात हम जहन में रखें कि लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, शॉर्ट टर्म्स नहीं होती। शॉर्ट टर्म ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये फैमिली, बच्चों के हायर एजुकेशन, जो बड़े बड़े फंड रिक्वायर्ड है, रिटायरमेंट, जो मेजर एरियाज है, ये उसको एड्रेस करते हैं। सही। अच्छा, हमने देखा है कि लोगों को बिजनेस में भी लॉस होते हैं, उनकी लाइफ जो है ना वो कुछ से कुछ हो जाती है। एक साहब के साथ मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो वो बताते हैं कि कुछ अरसा पहले हमारे पास जो लोग हमें चैरिटी दिया करते थे ना, आज वो हमसे चैरिटी लेने के लिए भी आते हैं। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश भी है, अल्लाह ताला उन लोगों को हिम्मत दे। तो अपने बिजनेस या कारोबार को सिक्योर करने के लिए ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं शरई एतबार से, वो सारा जरा उसमें थोड़ी सी गाइड। जनरल इंश्योरेंस हमारी काम कर रही है, इफ यू लाइक जनरल इंश्योरेंस इक्विपमेंट को, आपके एसेट्स को, व्हीकल्स को इंश्योर करती है, उसकी वैल्यू को इंश्योर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस है जो हेल्थ से रिलेटेड आपको बेनिफिट देती है, और लाइफ के पोर्शन में हम मल्टीपल बेनिफिट दे सकते हैं। बहुत सारी एरियाज है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो मैं आपसे निशिस्त में कह रहा हूँ कि तीनों अवेलेबल है आपको, चाहे जनरल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल लाइफ में आपको, तो तीनों इंश्योरेंस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार भी सिक्योर होते हैं कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए, डूब जाए, तबाह हो जाए, हमारे तो जनरल विंग इसमें काम करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप अपने उस एसेट को या घर को या इक्विपमेंट्स है उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू पे आप उसको इंश्योर करेंगे, वो वैल्यू उस अगेंस्ट में। कोई पैगाम जो आप शॉर्टली देना चाहें, कुछ कहना चाहें इंश्योरेंस के बारे में अवाम को, वो क्या है? मैं तो सिंपली कहता हूं कि आप ये जो हमारी कैंपेन चल रही है इसमें आप सुने ज़रूर। आप लाइव पे 9898 पे सेंड करें अपना मैसेज, हमारे कंसल्टेंट आपसे मिलने आएंगे, सुने ज़रूर,
उनकी बात सुने, उसको अंडरस्टैंड करें। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसको मिस ना करें। हमारी फैमिली हम पे डिपेंड करते। कभी भी अगर मेरे बच्चे या मेरी वाइफ ये चाहते कि वो मुझे कहते कि आप हमारे लिए इंश्योर्ड हो जाए, ये उनके जुमले नहीं बनते। ये मुझे और आपको डिसाइड करना है। एग्जैक्टली सर, यू राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बड़ी अहम जो मालूमात है वो हम तक और हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो आपसे एक और बात करनी है, बहुत खास बात करनी है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में अभी हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज इकबाल डे है और पूरे पाकिस्तान में आज हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 144वां जो यौम पैदाइश है वो आज बड़े ही जोशो खरोश और जोशो जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल मुफक्कर पाकिस्तान के तौर पे और शायर पाकिस्तान के तौर पे आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और इकबाल के हवाले से जहाँ बात की जाए तो उर्दू अदब की सबसे महबूब तरीन जो शख्सियत हैं वो अल्लामा इकबाल हैं, जिन्होंने एक हमें अलग नज़रिए से रोशनास करवाया है। और अगर मैं कहूँ कि जितने भी लोग हैं आज के दौर में वो जो मुख्तलिफ शोबाजात के जो कायदीन हैं वो भी अगर कोई बात कहना चाहते हैं, अगर कोई बात बताना चाहते हैं तो उसमें इकबाल का शेर शामिल करके अपनी बात को वज़नदार बनाते हैं। और ये किसी एक शोबे के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ किसी उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं, या सिर्फ मजहबी शख्सियात ही नहीं हैं, या कोई सिर्फ सियासतदान नहीं है, या कोई मतलब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो अल्लामा इकबाल की जो सोच है, जो उनके अफकार हैं, वो उनको बिल्कुल तस्लीम करते हैं और उनको अपने अपने बयानात में, अपनी बात में, अपने ख्यालात में, अपने अफकार में उनको शामिल करके अपनी बात को वज़नदार बनाते हैं। ये एक बड़ा एजाज़ है जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल के लिए। इन्हीं की ज़िंदगी के हवाले से और आज के दिन के हवाले से एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए चल के वो देखते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के जिला सियालकोट में पैदा हुए। आप 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, दानिश्वर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी में शायरी की और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत भी बनी। उनकी शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ और मुस्लिम उम्मा की बेदारी रहा। अल्लामा इकबाल को दौरे जदीद का होशमंद सूफी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदान उनका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद के शहर में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नजरियाती खालिक समझा जाता है। उनका फिक्री पैगाम बर्रे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई लहर पैदा करने का बुनियादी सबब बना। अल्लामा इकबाल के सहरंगेज और इनकलाबी कलाम को पूरी दुनिया में कद्र की निगाह से देखा जाता है और उन्हें हर सदी का बड़ा शायर और मुफक्किर भी तस्लीम किया जाता है।
जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। वाकई आज हम अपने मुआशरे के हिसाब से देखें तो जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, हम अगर चाहें तो इन मसाइल का हल अफ़कार इक़बाल में ढूंढ सकते हैं। जो इक़बाल की फ़िक्र है वो आज भी मतलब एक अरसे के बाद, इस आज से तकरीबन एक सदी के बाद भी वो हमें हमारे मसाइल को हल करते हुए वो ये नज़र आता है। तो जो इक़बाल की जो तालीमात हैं, जिस तरह उन्होंने मतलब हमें गाइड करने की कोशिश की है, मतलब एक नौजवान को एक शाहीन बनाने के लिए और एक मर्द मोमिन बनाने के लिए जो उनकी तालीमात हैं हमें वो शामिल करनी होंगी। जितने इदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो तालिब इल्म जितने हमारे जो तलबा हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी एजुकेशन में, उनकी तरबियत में जो इक़बाल की फ़िक्र है उसको शामिल करें ताकि माशरे का एक बेहतरीन रूप उभर के सामने आ सके। तो इक़बाल हमारे ज़वाल और पस्ती के जो असबाब हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, वो है मगरबियत और मुकामियत और इसके साथ साथ इनहराफियत। ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो इक़बाल ने मतलब एक्सप्लेन किए हैं, हमें बताया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिर्फ उर्दू की किताब में कुछ नज़में और कुछ अशार जो हैं वो इक़बाल के पढ़ाए जाते हैं, जिनको हम लोग रट्टा लगा के नंबर तो हासिल कर लेते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी में उन सुनहरी उसूलों को या उस रहनुमाई को हम शामिल नहीं कर पाते हैं। अगर हमने वाकई इक़बाल की कदर देखनी है तो उनके कलाम की, उनकी फ़िक्र को अगर हमने वाकई जानना है कि लोग उनसे फ़ायदा किस तरह उठा रहे हैं तो हमें ईरान की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। खैर, आज मुझे सुबह सुबह बहुत खुशी हुई जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया तो मैंने देखा कि उसी तरह रश है और सारे स्कूल्स खुले हुए हैं। इक़बाल डे पे स्कूल्स का खुलने का मकसद ये है कि स्कूलों में अल्लामा इक़बाल के बारे में बताया जाएगा और उस दिन की अहमियत के हवाले से और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बताया जाएगा। वरना ये बड़ा एक हमारे साथ एक मैं कहूँ कि जब कोई बड़ा दिन होता है किसी शख्सियत के बारे में, जब हमें मज़ीद बात करनी होती है, उस दिन हमारे यहाँ जो है वो स्कूल वगैरह और सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं, छुट्टी मना रहे होते हैं घर बैठ के और हमें कुछ सीखने जानने का मौका नहीं मिलता है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, यकीनन आप भी मेरी बात से इत्तफाक करते होंगे। आज हमें वक्त से कुछ थोड़ा सा पहले प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ रहा है, आपसे इजाज़त लेनी है मुझे। अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।